कि भारत ने पाकिस्तानी मिलिट्री डॉक्ट्राइन पर अमल करना शुरू कर दिया और चीन को धमकी दी है कि बीजिंग उनके न्यूक्लियर के निशाने पर है। रियली जी, रियली सबसे पहली बात यह है कि न्यूक्लियर होना और बात है, न्यूक्लियर इस्तेमाल करना और बात है। न्यूक्लियर को डेटरेंट के तौर पे तो ले सकते हैं, अटैक की तरह तौर पे नहीं ले सकते। और भारत में आज राफेल के पहुंचने से सिक्योरिटी सख्त करके अम्बाला एयरबेस को के गिर्द जो है दफ़ा 144 लगा दी है। और ये भारत इतने छिछोरे काम क्यों कर रहा है कि उनको अपने एयरबेस से खतरा है, क्या है मतलब? नहीं, अपना उनका असल में अपने पायलट से खतरा। आप याद करें कि अभिनंदन जब पकड़े गए थे, उनका प्लेन जब हिट हुआ था, तो हिट होते होते उन्होंने अपने ही एक और प्लेन को हिट कर दिया था जो इंडिया के अंदर जाके गिरा था। तो इनके पायलट्स की कोई इतनी ट्रेनिंग नहीं है, वो कुछ का कुछ कर लेते। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी करने का मतलब है इर्द गिर्द आपने फ्लाइट्स बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया कि भाई ये किसी और को टक्कर ही ना मार दे आके, या कोई इसी को बर्ड हिट ना हो जाए। राफेल आ गया, कोई बात नहीं, पायलट भी तो लाने पड़ेंगे ना फिर फ्रांस से ही। उनके पायलट तो वही हैं जो मिग 29 उड़ाते रहे हैं सारी उम्र। वो एकदम से राफेल कैसे उड़ा लेंगे, और या उस महारत से कैसे उड़ा लेंगे जो चाहिए होगी। अगर कल कॉम्बैट शुरू हो जाता है तो पहली शहादत जो है राफेल को ही मिलनी है, आप देखिएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप राफेल को बेहतर समझते हैं या आपने JF-17? नहीं, अब असल में ये एक गलत बहस है। देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राफेल अच्छा जहाज़ नहीं, मैं ये बताऊँगा कि JF-17 थंडर जो है उसमें एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो 3rd जनरेशन है। दूसरी बात यह है कि अब वो वाली ट्रेडिशनल डॉग फाइट नहीं होती कि आगे पीछे ये वो। अगर डॉग फाइट हो रही है तो आपको हाई स्पीड्स की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप तो एक दूसरे को साथ फाइट कर रहे हैं, उलझे में आप उसमें। अब बात है मिसाइल्स की। पाकिस्तान के जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है ना, वो 60 से 70 किलोमीटर एयर टू एयर है, एयर टू एयर, नॉट लैंड टू एयर। तो और JF-17 थंडर्स में जो अब मॉडिफिकेशन किया ना, दे कैरी द लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मिसाइल्स। तो राफेल बेचारा अभी आके अपना कोर्स सेट कर रहा होगा तो 70 किलोमीटर दूर से ही ढज करके, आप फिक्र ना करें। सर ये बताइए कि चीन, रूस और अमेरिका ने बड़ी तेज़ी से दूसरे ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चीन और भारत के मामला ठंडा जो हो भी जाए तो क्या आप मुस्तकबिल में कोई बड़ी जंग देख रहे हैं? देखिए, बात पता है क्या बात यह है कि जंग अब मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि मईशत के ऊपर होती है और मुआशी बुनियादों पे होती है। वो यहाँ से नहीं शुरू होगी, वो मिडल ईस्ट में कहीं से शुरू हो जाएगी, वहाँ से नहीं होगी, वो डिजिब्यूटी से हो जाएगी, वहाँ से नहीं होगी तो वो साउथ ईस्ट चाइना से शुरू हो जाएगी। जंग तो अब एक होनी है, और वो कितनी बड़ी होनी है दैट ओनली टाइम विल टेल, और वो कब तक शुरू होनी है दैट टाइम विल टेल। लेकिन चाइना जितना मर्जी अपने आप को डिसंगेज कर ले, मोदी जो है ना वो सब्र करने वाला नहीं है। और मोदी ने जो गेम खेलने के लिए शुरुआत की है, उसको जब तक वो पाया तकमील तक नहीं पहुँचाता, उसका जो ख्वाब है यूनाइटेड नेशंस की एक पावर बनने का, वीटो काउंसिल में आने का, वो पूरा नहीं होता। तो या वो उधर करेगा या वो इधर पाकिस्तान से शुरू करेगा, कहीं ना कहीं तो उसको करनी है। और इस वक्त पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन चारों को ख़तरा है भारत की जारियत का। और मैं तो समझता हूँ कि इन चारों मुल्कों को मिलकर एक जॉइंट आर्मी बनानी चाहिए, और जो सारे एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए वो आर्मी स्टैंड बाय हो। और इन चारों सारे छोटे ममालिक को, भारत एक क्योंकि पागल हो चुका है बिल्कुल अपनी हिंदुत्व की सोच से, लेकिन इंडिया, रशिया, चाइना और अमेरिका जो है ना, वो एक दूसरे से पीस तो कर सकते हैं, लेकिन अब अपनी मुआशी जंग तो नहीं छोड़ सकते ना। चाइना जब डिसंगेज करेगा तो कहेगा ना हुवावे को आने दो, इंग्लैंड में आने दो, वहाँ पे आने दो। अमेरिका अगर आने देता है तो ट्रंप अपना इलेक्शन कैसे लड़ेगा, इतनी देर से वो लोगों को गर्म कर रहा है। रशिया अगर अमेरिका से हाथ मिलाता है तो फिर वो चाइना को क्या जवाब देगा जिसने उसको मुआशी एड दी। ये सब कुछ बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं इस वक्त, मैं और आप बैठ के इन पे तज्जिया नहीं कर सकते। एक तज्जिया मैं दे सकता हूँ कि अगर तीनों का मुआशी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो रहा हो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, फिर तो सुलह हो जाएगी। और अगर वो ना हुआ तो फिर ये सुलह मुमकिन नहीं है। अपोजिशन जो है FATF के हवाले से कानून साजी के रास्ते में रुकावट डाल रही है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह इस रुकावट को, हुकूमत को ब्लैकमेल कर सकें और नैब के हवाले से अपनी शराइत मनवा सकें। तो आपको क्या लगता है कि जो अपोजिशन है ये मुल्क की सालमियत पर सियासत नहीं कर रहा? देखिए, बात यह है कि अपोजिशन तो अपने बचाव के लिए कर रही है। उनको नैब से बचना है, उनको नैब को ख़त्म करवाना है। वो नहीं होता तो इनकी सियासत तो छोड़े, इनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हैं।
तो इसलिए इस वक्त तो हुकूमत के नंबर्स ऐसे नहीं हैं, तो हुकूमत को प्रेशराइज तो करेंगे इन सारी बातों पे, और यही वो कर रहे हैं। कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे को गद्दार कहते थे, बेनज़ीर को इंडिया के एजेंट कहते थे, वो नवाज शरीफ को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं नौजवान क़यादत से आगे करवाऊंगा, नौजवान कह रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। लोगों को नहीं नज़र आ रही है। वो जो 12 सेकंड का एक क्लिप है बिलावल का और मियाँ शहबाज शरीफ का, आई थिंक वो अपोजिशन की जो मजबूरियाँ हैं उन सब का खुला और बोलता हुआ एक नमूना है। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की कल मुलाकात भी हुई है और अलग अलग बिलावल से मुलाकात हुई है। इनका कहना है कि ईद के फ़ौरन बाद APC होगी और तमाम जमातें जो हैं वो हुकूमत के हवाले से एक पेज पर हैं। मौलाना फजल रहमान इन सारी इक्वेशन में सबसे अहम आदमी है मेरी नज़र में। हालांकि उनके पास सीट नहीं है, ना सेनेट में ना असेंबली में, लेकिन मौलाना फजल रहमान एक देवबंदी तबके में एक बहुत मकबूल रहनुमा भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मौलाना का जो स्टेचर है अपने मजहबी उसमें वो बहुत बड़ा है। अब क्योंकि ईद के फौरी बाद मुहर्रम आ रहा है और मुहर्रम में मुझे, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ और अल्लाह करे कि ये मुहर्रम बड़ा अमन अमान से गुजरे, और मुझे ये मुहर्रम बड़ा टफ लगता है और उसकी और वजूहात हैं। और मेरे ख्याल में कि मौलाना से दोबारा हुकूमत भी और इदारे भी राब्ते कर रहे होंगे कि किसी तरह मुहर्रम में लोगों को ठंडा रखा जाए।